जय हिंद। मैं गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर पढ़ा रहा था ग्रेविटेशन, उसके अंतर्गत जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि द्रव्यमान और भार में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो ये कंप्लीट हो चुका था। उसी गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत फिर हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और जानेंगे, चीजों को सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे का टॉपिक्स क्या है। तो मैं इस वीडियो में 3 टॉपिक आपको बताऊंगा। एक पलायन वेग, दूसरा कक्षीय वेग और तीसरा ध्रुवीय उपग्रह। तो ये 3 टॉपिक हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो ना, आप उसमें गलती 0% करो, ठीक है, और आप आंसर जो है आसानी से दे सको। तो चलिए आप नोट करिए, पहला टॉपिक यही है आपका पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एस्केप वेलोसिटी। अब समझिए आखिर में पलायन वेग क्या है। पलायन वेग कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को इस वेग से ऊपर की ओर फेंके ना कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर चली जाए। क्या हो जाए? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर चली जाए और पुनः पृथ्वी पर अगर वापस नहीं आती है तो आप उस वस्तु को जिस वेग से फेंक रहे हो वही वेग आपका पलायन वेग कहलाएगा। यानी समझ में आया? यानी इस मार्कर को मैं इस वेग से ऊपर की ओर फेंकूं ताकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र को पृथ्वी के, अगर पृथ्वी से फेंक रहे हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को, अगर चंद्रमा से फेंक रहे हैं तो चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र को, अगर सूर्य के ऊपर से फेंक रहे हो ऊपर की तरफ तो सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र को ये पार कर जाए और पुनः उस पर वापस न आए, तो जिस वेग से आप फेंकोगे वही वेग आपका पलायन वेग कहलाएगा। यानी आप डिफिनीशन क्या लिखोगे? लिखोगे कि वह वेग जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह पुनः लौटकर वापस नहीं आता है, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी आप उसको फेंकिए, इतना तेज फेंकिए कि वो पुनः वापस न आए। अब सोचिए अगर हम पृथ्वी से फेंकेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, इतना स्पीड से फेंकिए, नहीं तो वो पुनः वापस आ जाएगी, है ना। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर में अगर रहेगा ना तो क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब समझिए जो पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी होता है, एस्केप वेलोसिटी इसको दर्शाते कैसे हैं? V और स्मॉल e। V का मतलब वेलोसिटी और E का मतलब एस्केप। तो V E इक्वल टू, याद रखिएगा, रूट में 2 स्मॉल g कैपिटल R। ठीक है, ये बात आपको याद रखना होगा, है ना, कि जो पलायन वेग का सूत्र होता है V E इक्वल टू रूट में 2 स्मॉल g और R। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल g क्या है, तो आप जिस जगह से फेंक रहे हो, चंद्रमा से फेंक रहे हो कि पृथ्वी से कि सूर्य से या किसी अन्य ग्रह से, जहां से आप वस्तु को फेंक रहे हो उसका गुरुत्वीय त्वरण, क्या चीज? उसका गुरुत्वीय त्वरण, याद रखिएगा, उसका क्या? गुरुत्वीय त्वरण। अब ठीक है, आर क्या है? कैपिटल आर। तो याद रखिएगा अगर आप चंद्रमा पर से फेंक रहे हो तो उस चंद्रमा की त्रिज्या, पृथ्वी से फेंक रहे हो तो पृथ्वी की त्रिज्या, सूर्य से फेंक रहे हो तो सूर्य की त्रिज्या, है ना। आप कहां से फेंक रहे हो ये ध्यान रखिएगा, उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया एस्केप वेलोसिटी का यानी पलायन वेग का। एक बात और याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा
कि जो ये पलायन वेग है ना पलायन वेग, अगर इसका बात की जाए मात्रक आप बता दीजिए तो याद रखिएगा वेग का मात्रक क्या होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ना, तो इसका भी क्या होगा मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, पलायन शब्द भूल जाइए, यहाँ पे है वेग और वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। चलिए अब समझिए, अब जानते हैं कि आखिर में पृथ्वी के ऊपर से, चंद्रमा के ऊपर से और सूर्य के ऊपर से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें, जैसे अभी हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें तो कितना तेज फेंकें, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, पलायन वेग का मान कितना होना चाहिए ताकि वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। तो याद रखिएगा एक बात कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर पलायन वेग का जो मान होता है ना VE का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर अगर फेंक दिया जाए ऊपर की तरफ, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, तो इसका मतलब अगर उतना स्पीड से फेंकते हो तो वो पृथ्वी को छोड़कर दूसरे जगह पे चली जाएंगी, है ना, अंतरिक्ष की तरफ चली जाएंगी। इसका मतलब कि पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा समझिए, अगर बात किया जाए कि चंद्रमा पर, किस पर, चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा चंद्रमा पर होता है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 2.35 किलोमीटर दूरी पर अगर फेंकते हो तो आपका जो है कि वो पलायन वेग होगा। तीसरा हम लोग समझते हैं, एक पृथ्वी हो चुका है, चंद्रमा हो गया। चलिए सूर्य के बारे में, सूर्य, तो सूर्य पर एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, तो याद रखिएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहते हो कि कोई वस्तु सूर्य को छोड़ करके बहुत दूर चली जाए तो वहां पे पलायन वेग कितना होना चाहिए, तो आपको एक सेकेंड में 42 किलोमीटर दूर अगर आप फेंक पाते हो किसी वस्तु को तो वो आपका पलायन वेग होगा। उसके बाद वो वस्तु सूर्य के ऊपर कभी वापस नहीं आएगी। अब आप इस फार्मूले में देखिए, हम जिस वस्तु को फेंक रहे हैं क्या उसका इसमें द्रव्यमान है, नहीं है। तो एक पॉइंट नोट करके रखिएगा कि पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखना ही होगा कि जो पलायन वेग होता है ना वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी आप चाहे एक बड़ी वस्तु ले लीजिए चाहे छोटी ले लीजिए, अगर आप पृथ्वी से फेंकोगे तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। तो आपको ये बात पलायन वेग से संबंधित आपको याद रखना ही रखना है। जो मैंने मान बताया ये मान भी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब देखिए चंद्रमा पर ये वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है, और कम है क्यों, क्योंकि वहां पे गुरुत्वीय त्वरण ही कम है। इसलिए जब भी चंद्रमा पर कोई व्यक्ति अगर जाता है तो अपने पीठ पर सिलेंडर का जो बोझ होता है वो भी रहता है, और वो सिलेंडर उसके लिए भी जरूरी होता है ऑक्सीजन के रूप में, और वो सिलेंडर का जो भार है वो व्यक्ति को जमीन पर खड़े होने में मदद करता है। वरना क्या होगा, वो जंप करेगा, थोड़ा सा चलेगा ना तो ज्यादा जंप करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो आपका कम है। क्लियर हो गया। तो ये बात आपको इतना सारा चीजें एस्केप वेलोसिटी से याद रखना है। अब ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड, और सूर्य पर कितना होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी पर कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
आपसे ये पूछा जाए कि वह कौन सा वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं आती है, तो आपका वो कौन सा वेग है? एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा समझते हैं आपका कक्षीय वेग। क्या चीज? कक्षीय वेग। समझिएगा, कक्षीय वेग। ठीक है, कक्षीय वेग को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? कक्षीय वेग। समझिए कक्षीय का मतलब होता है किसी कक्षा में, है ना। जैसे समझिए ये हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं ना, वो एक निश्चित कक्षा में लगा रहे हैं, वरना अगर निश्चित कक्षा में नहीं लगाते तो सोचिए कि वो एक दूसरे से वो टकरा जाते। नहीं, अगर कोई ग्रह यहाँ पे घूम रहा है, बाद में यहाँ चला गया, तो यहाँ वाला ग्रह जाकर के टकरा जाएगा। तो वो एक कक्षा में चक्कर मतलब क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, और जिस वेग से चक्कर लगाते हैं उस वेग को ही कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। याद हो गया? समझिए क्या लिखोगे डिफिनेशन में, है ना, कि जब सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक किसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं ना, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जिस वेग से चक्कर लगाते हैं उस वेग को कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। बताइए समझ में आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? वी ओ। वी का मतलब वेलोसिटी, ओ का मतलब ऑर्बिटल। आपको क्या करना है कि पलायन वेग और कक्षीय वेग दोनों का जो फार्मूला है वो सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है कि कक्षीय वेग में ये दो नहीं होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यानी वी ओ बराबर जी आर, बस क्या नहीं रहेगा? तो आपका दो नहीं रहेगा अंदर वाला। ठीक है, तो वो नहीं रहेगा तो याद रखेगा वो कक्षीय वेग है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और जब दो रहेगा तो आपका एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए कक्षीय वेग। आपको समझ में आ चुका है कि कक्षीय वेग बराबर क्या होता है? रूट में जी आर। अब आप समझिए कि भैया आप बता सकते हो कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह घूम रहे हैं ना, उनकी स्पीड कितनी है, हम किससे बता सकते हैं? तो आप नोट कर लीजिए, इस फार्मूले की मदद से हम बता सकते हैं कि किसकी स्पीड कितनी है। बात समझ में आ गया? या आप ये भी समझिए कि आप किसी वस्तु के चारों तरफ अगर घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? घूम रहे हो, तो आप भी उसका वेग बता सकते हैं कि आप किस कक्षा के स्पीड से घूम रहे हो, कितना स्पीड है आपका, वो कक्षीय वेग से पता चल जाता है। लेकिन मोस्टली ये किस चीज के लिए है? तो वो गुरुत्वीय त्वरण के लिए है, क्योंकि जब हम पृथ्वी के ऊपर किसी वस्तु के चारों ओर घूमेंगे तो क्या उसमें गुरुत्वीय त्वरण होगा? नहीं, ये सिर्फ किसके लिए बनाया गया है? तो जैसे ग्रह हो गया, ग्रह जो है कि सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उपग्रह जो है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, जो चंद्रमा है, इन सब का कक्षीय वेग यानी कितना तेज घूम रही है चारों तरफ, वो पता लगाने के लिए बताया गया। अब समझिए इन दोनों में अंतर क्या है ना, इन दोनों में अंतर क्या है? तो आप नोटिस करेंगे कक्षीय वेग में रूट दो नहीं है। रूट का मतलब कि देखिए ये रूट 2GR, तो यहाँ पे रूट GR है, तो ये भी दो में, दो भी तो रूट के अंदर है, तो इसमें नहीं है। तो यानी एक चीज समझिए कि आपसे कहा जाए कि VE यानी पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात बता दीजिए, है ना। VE बटे में V0 का अनुपात बता दीजिए, तो VE का फार्मूला रखिएगा 2, है ना, रूट में, और GR सब कुछ रूट में, और फिर V0 का क्या है? V0 का मतलब VO यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसमें क्या हो जाएगा? GR। अब समझिए आप मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, ये दो रूट है तो एक रूट हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2GR अब बटे में GR। देखिए GR से GR कट गया तो क्या बचा? ऊपर, ऊपर बचा आपका ऐसे 2 और नीचे बचा 1, है ना। तब देखिए रूट 2, ये रूट में 2/1 है ना, तो आप देखिए ये 2 तो नहीं निकलेगा तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन ये 1 निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी आप देखोगे कि VE बटे में V0 बराबर रूट 2 बटे में
एक। इसका मतलब कि मैं कहूं कि भी यानी पलायन वेग और कक्षीय वेग का जो अनुपात है वो √2 है। कितना है? √2 है। अगर आपसे उल्टा करके पूछ दिया जाए कि बताइए कक्षीय वेग और पलायन वेग का अनुपात कितना है, तो आप 1/2 कहिएगा। अभी प्रश्न में क्या है कि पलायन वेग यानी वी और ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग का अनुपात कितना है, तो √2 ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गया कि पलायन वेग क्या होता है, कक्षीय वेग क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं ध्रुवीय उपग्रह, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं ध्रुवीय उपग्रह के बारे में, है ना। क्या समझेंगे? ध्रुवीय उपग्रह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय उपग्रह। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय उपग्रह। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय उपग्रह। इंग्लिश में बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय उपग्रह। समझिए ये ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है कि पृथ्वी के, देखिए ये नाम में लिखा है ध्रुवीय, समझिएगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली कक्षा में, ध्यान सुनिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली कक्षा में, जैसे मैंने बताया कि कक्षा क्या होता है ना, जो ग्रह है उस अगर सूर्य है उसके चारों तरफ एक निश्चित कक्षा था ना जिसमें ग्रह घूम रहे थे, वैसे ही पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली कक्षा में अगर हम किसी उपग्रह को छोड़ दें और वो क्या करे, उसके चारों तरफ वो उपग्रह घूमे, तो वो क्या कहलाएगी, तो आपका उपग्रह, वो भी कृत्रिम उपग्रह, अगर मानव ने बना करके उस उपग्रह को छोड़ा है तो वो कृत्रिम कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे शब्द है कि ध्रुवीय क्या होता है, तो देखिए ये हमारा पृथ्वी है। क्या है ये पृथ्वी? ऊपर वाला ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है, और याद रखिएगा ये वाला है दक्षिण ध्रुव। कौन सा है? ये है दक्षिण ध्रुव, है ना। और ऊपर वाला क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो ये है उत्तरी ध्रुव और ये नीचे वाला क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक वाली कक्षा में घूमता है या चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन चक्कर लगाने का कैसा उसका डायरेक्शन है, तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ, है ना, वो ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ, ठीक है। यानी ध्रुवों पर चक्कर लगाता है वो ध्रुव के तरफ, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर चक्कर लगाता है, इसलिए उस उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। बात समझ में आया? फिर सुनिए क्या लिखोगे आप डिफिनीशन में कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक वाली कक्षा में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर चक्कर लगाता है, उस उपग्रह को क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ध्रुवीय उपग्रह किस ध्रुव से किस ध्रुव की तरफ जाता है, तो आपका आंसर कोई भी हो सकता है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव कह लीजिए, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ वो क्या करता है, वो रोटेट करता है, यानी ऐसे चक्कर लगाता है। अब एक बात समझिए, ये जब घूमता है तो इसकी स्पीड कितनी है, यानी इसका कक्षीय वेग कितना है। याद रखिएगा कि जो ध्रुवीय उपग्रह है उसका कक्षीय वेग जो है ना वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर राउंड अप कर जाता है ना। ध्यान रखिएगा। अब ये जो ध्रुवीय उपग्रह है ना कितना किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, तो लगभग याद रखिएगा, आपको बता दो कि 800 किलोमीटर से आप मतलब कि 500 किलोमीटर से आपको याद रखना है कि लगभग ये 1000 किलोमीटर के रेंज में होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर है, कितना ऊंचाई पर ये ध्रुवीय उपग्रह है, तो लगभग 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के रेंज में इसको रखा गया है, और वो क्या करता है, ध्रुवों के बीच में चक्कर लगाता है, और उसका जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कक्षा में घूम रहा है गोल गोल, है ना। जैसे बीच में समझिए पृथ्वी है, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी है, तो 1 सेकेंड में
8 किलोमीटर ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो कक्षीय वेग इसका याद रखिएगा। दूसरा इसका जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल कितना है तो याद रखिएगा, जो आवर्तकाल है, देखिए आवर्तकाल वैसे कई है लेकिन मैं आपको बताता हूं 84 मिनट याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ना मिले, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 84 से एबव भी याद रख सकते हो, ठीक है, या 80 मिनट से 100 मिनट, ये बात याद रखिएगा, है ना। आप देखिए करेक्ट तो वैल्यू वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा इसको माना है 84 मिनट को, लेकिन अगर आपका आंसर ना मिले तो ध्यान रखिएगा 80 से लेकर के 100 मिनट के बीच में इसका आवर्तकाल होता है, मतलब कि एक चक्कर घूम जाता है इतने मिनट में। अब क्या इससे फायदा क्या होता है, तो देखिए ना, उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक इसको घूमने में, ठीक है, लगभग 84 मिनट लगता है। ये पूरे पृथ्वी का क्या करता है, आसानी से एकदम सटीक मैप बना सकता है। क्या बना सकता है, मैप, यानी इससे हमें मैप का पता चल जाता है। दूसरा, इससे हमें मौसम संबंधी जानकारियां भी पता चल जाता है, किस जगह पे सूखा पड़ा है, किस जगह पे ज्यादा बारिश हो रही है, इसी उपग्रह से हमें पता चल जाता है, ध्रुवीय उपग्रह से, है ना। समझ में आ गया कि ये क्या क्या बताता है, एक तो मौसम संबंधी जानकारियां भी पता चल जाती है, कहां पर ज्यादा बाढ़ आ चुका है, कहां पर बारिश ज्यादा हो गई है, कहां पर सूखा पड़ा है, यही बताता है ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। ये बहुत ही अच्छा है, और ये अगर नक्शा बनाना हो पूरे पृथ्वी का तो भी ये बहुत अच्छे से नक्शे को दिखा सकता है कि मैप कहाँ कहाँ कौन सा देश है, उसके थ्रू आप नक्शा बना सकते हो। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। दूसरा चीज, इस 84 मिनट को आप सेकेंड में चेंज करोगे ना, तो सेकेंड में याद रखिएगा वो हो जाएगा 50-40 सेकेंड। आपको क्या करना है, 84 में, है ना, 84 मिनट है तो 84 में 60 से गुणा कर दोगे तो आपका 50-40 सेकेंड आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्रुवीय उपग्रह यानी पोलर सैटेलाइट के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा याद रखिएगा कि पोलर सैटेलाइट होता है, उसकी जो स्पीड होती है, कक्षीय वेग होता है ना, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये लगभग पृथ्वी से लगभग जो है कि 500 से लेके 1000 किलोमीटर के बीच में ये रखा जाता है। और ये क्या करती है, वो अब देखिए ये है भूमध्य रेखा, ये क्या है, भूमध्य रेखा। तो जब ये ऐसे ऐसे घूमती है तो भूमध्य रेखा के लंबवत घूमती है। कैसी घूमती है, भूमध्य रेखा के लंबवत घूमती है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ ऐसे रूट घूमता है। और इसकी स्पीड मैंने आपको बता ही दिया। और इसको एक चक्कर लगाने में लगभग 84 मिनट लगता है, जिसे आवर्तकाल कहा जाता है। और 84 मिनट ना हो तो 80 से 100 मिनट याद रखिएगा। 84 मिनट को अगर आप चेंज करोगे सेकेंड में तो 50 और 40 सेकेंड यानी 5040 सेकेंड आएगा। दूसरा चीज, इसका इस उपग्रह का, ध्रुवीय उपग्रह का, पोलर सैटेलाइट का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, जितने भी मौसम संबंधी जानकारियां होती हैं, जैसे बाढ़ आ गया, कहीं सूखा हो गया, इन सब जानकारियों कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसी सैटेलाइट से प्राप्त होता है। आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तीनों टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में और कुछ टॉपिक्स लेके आऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।